तपती गर्मी का मौसम। अगर अंडा टूट के नीचे गिर जाए तो वो खुद से ऑमलेट बन जाएगा। इतनी गर्मी, घर की हालत खराब। पता नहीं कब ये मिट्टी का घर गिर के ध्वस्त हो जाए। शारदा प्रसाद बाहर चेयर लगा के दूर की रिश्तेदार रमा देवी से बातचीत कर रहे थे। देखो बहन, बातों में हेर फेर नहीं होगी ना? नहीं देवी, मेरा बेटा रमेश मेरी बातों को कभी अनसुना नहीं करता। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। हाँ बहन जी, अपनी माँ से वो बहुत प्यार करता है। आज तक तो कभी उसने ना नहीं कहा, आगे भी नहीं कहेगा। तो फिर ठीक है, बेटा घर लौट आए तो उसे मेरी बेटी से शादी के लिए तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो। बात चली रही थी तभी घर के सामने एक कार आके रुकती है। गाड़ी की आवाज मिलते ही शारदा, प्रसाद और रमा देवी तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। गाड़ी से रमेश, अमीर दिखने वाली अनामिका, बच्चे हरीश और भव्या तीनों सनग्लास लगा के नीचे उतर आते हैं। शारदा और प्रसाद रमेश के साथ बाकी लोगों को बड़े आश्चर्य होकर देखने लगे। तभी रमेश उनके पास धीरे धीरे आता है। पिताजी, ये अनामिका है, ये बहुत अमीर है, ये मेरी पत्नी है और ये मेरे बच्चे हरीश और भव्या। उसकी बातें सुनते ही शारदा और प्रसाद का दिल चकनाचूर हो जाता है। वो दोनों रोने लगते हैं। रोते देख रमेश बहुत परेशान हो जाता है। तब प्रसाद रोते रोते कहते हैं, हम बहुत खुश है बेटा कि आखिरकार तुमने हमें बताई। तुमने अमीर लड़की से प्यार करके उसे शादी की है। तुम्हारे तो बच्चे हैं। अब तुम्हें याद आई कि अपनी शादी के बाद माँ पिताजी को बताना है। अगर मैं अब सच नहीं बताता तो आप लोग तो यही चाह रहे थे कि नारियल जैसी दिखने वाली वो रमा आंटी की बेटी मेघना से मेरी शादी कराने की। सच है कि नहीं? हाँ बेटा, रमा चाची और मेघना ने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत पैसे इकट्ठे करके दिए थे। उसके बदले में यही बात हुई थी कि तुम्हारी उसकी शादी होगी। हाँ बेटा, मैं अपनी बेटी की शादी में कुछ कमी नहीं रखना चाहती हूँ। रमा देवी की बातें सुन के अनामिका कार से एक पैसों से भरा सूटकेस ले आके बहुत ही अड़ियलता से रमा देवी के सामने रख देती है। आपके खर्च करने से भी ज्यादा पैसे मैंने आपके सामने फेंके हैं। ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और अपनी बेटी की शादी अपनी पसंदीदा लड़के से करवा दीजिए। रमेश मेरा पति है, वो मेरा है। उसकी बातें सुन के रमा देवी गुस्से से शारदा और प्रसाद की तरफ देखने लगती है। वो दोनों बिना कुछ कहे हुए बस अपना सर झुका लेते हैं। रमा देवी बैठ के सारे पैसे एक एक करके उठाने लगती है। ये देखकर अनामिका धीरे से मुस्कुराती है। बेटा रमेश, तुम्हारी 5 साल की शादीशुदा जिंदगी है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तो तुम क्या शहर में नौकरी करते हो? नहीं माँ, मैं जो नौकरी करता हूँ वो सॉफ्टवेयर की नौकरी है। तुम सुबह आते थे और रात में चले जाते थे अपने परिवार के साथ रहने के लिए। अब जब वो अपनी अमीर पत्नी को हमारे यहाँ घर पे लेकर आया है तो जरूर कुछ खास बात होगी। वो बात उससे पूछो। वो क्या कहेंगे मैं कह देती हूँ, आप सुनिए। आज से आपका बेटा यहाँ पे रहने के लिए नहीं आएंगे, वो हमारे साथ शहर में रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हमारे साथ जाने वाले हैं, आप लोग यहीं पे रहेंगे। अनामिका जब ऐसा कहने लगी तो शारदा को धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी। बेटे के प्यार ने शारदा के आंखों में आंसू ले आया। वो रमेश के पास आकर कहने लगी, बेटा, मैं और तुम्हारे पिताजी अगर गुजर गए तो अंतिम संस्कार करने आओगे ना, तब भी हमें मत भूल जाना बेटा। प्रसाद के आंखों में भी आंसू आ गए। ठीक है बहू, चाहे कुछ भी हो तुम लोग सुखी रहना। मेरे घर पे और ऑफिस में दोनों जगह एसी है, वो शांति से ही रहेंगे और अब तो उनके पास पैसे भी हो गए, सुखी रहना तो बनता है। ये सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने माता पिता को प्रणाम करता है और रोते रोते शारदा प्रसाद के पैरों पे गिर जाता है। तब उन्हें समझ में आता है कि उनके बेटे को भी उन्हें छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं है, बस अपनी पत्नी और बच्चों के लिए उसे जाना पड़ रहा है। तब शारदा, बेटा रमेश, हम तुम्हारी तकलीफ को समझ रहे हैं। हमारा तो उम्र हो गया है बेटा, लेकिन पोते पोती का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। जाओ बेटा, तुम लोग सुखी रहो। ऐसा कहने पे रमेश, बच्चे और अनामिका गाड़ी में जाके बैठते हैं। अनामिका गाड़ी चलाकर उन्हें लेकर चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। दिन ब दिन सूरज की गर्मी आग के गोले की तरह बनती जा रही थी। दिन हो या रात, गांव वाले बिल्कुल तपती गर्मी से परेशान हो चुके थे। तभी प्रसाद को एक तरकीब सूझती है।
शारदा, अभी हमारे पास कितने पैसे हैं? क्यों जी, तो क्या हम बच्चों से मिलकर आएंगे क्या? नहीं शारदा, अभी बेटा, बहू, नाती पोती इनके बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ। इस गर्मी में हम ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। पास के गांव के बर्फ फैक्ट्री में जाके बर्फ के ढेले ले आऊंगा। बर्फ को पास में रख के सो सकते हैं, अच्छा रहेगा। पति की खुशी के लिए शारदा उन्हें ना नहीं कह पाई। फिर मसाले के डब्बे से पैसे लाकर उन्होंने प्रसाद को पैसे दे दिए। आप खुद ही देख लीजिए कितने पैसे हैं, ध्यान रखिएगा। शारदा इस तरह कहती है। फिर प्रसाद उन पैसों को लेकर ऑटो में बैठकर पड़ोस के गांव के बर्फ फैक्ट्री में चले जाते हैं। वहां फैक्ट्री के मालिक मनोहर से वो बात करते हैं और फिर पैसे देकर बड़े बड़े बर्फ के 2 ढेला लेकर वो घर लौट आते हैं। उस रात बर्फ के ढेले के बीच में बिस्तर लगा के शारदा प्रसाद आराम से सोते हैं। काफी ठंडक थी। हम यहाँ 2 बर्फ के ढेले के बीच में आराम से सो रहे हैं। पता नहीं वहाँ हमारे नाती पोती ठीक से सो रहे हैं कि नहीं। अभी तक तो वो जगह भी नहीं होंगे शारदा। वो कब का एसी चला के आराम से सो गए होंगे। पर हम जैसे गरीब लोगों के लिए ये बर्फ का ढेला ही एसी है। ऐसा कहकर प्रसाद सो जाते हैं। पर शारदा अपने नाती और पोती के बारे में सोचने लगती है। दूसरे तरफ ठीक उसी वक्त बेटा रमेश, बहू अनामिका, पोता पोती हरीश और भव्या आराम से एसी चलाकर खराटे लेके सो रहे थे। हर दिन की तरह अगले दिन भी सुबह 8 बजे से 11 बजे तक शारदा और प्रसाद पैदल चल के जाते थे मजदूरी का काम करने के लिए। उधर रमेश भी फाइल लेके ऑफिस चला जाता है। बच्चे हरीश और भव्या स्कूल यूनिफॉर्म पहन के स्कूल चले जाते हैं। गर्मी के मौसम में अमीर बहू रानी और उसका परिवार एसी के नीचे बड़े अच्छे से जिंदगी गुजार रहे थे और उधर शारदा और प्रसाद की जिंदगी बर्फ के ढेले के बीच कट रही थी। और इस तरह जिसका जितना सामर्थ्य था उसी से वो जिंदगी काट रहे थे और उसी में लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। जैसे अनामिका नई बहू बन के घर में आई, शारदा चाहती थी कि उससे सारा घर का काम करवाना, खाना पकवाना। एक दिन सुबह सुबह विदेशी बहू रानी नींद से जग के सीधा किचन की तरफ जाती है और सासू माँ शारदा सोफे पे आराम से बैठ बैठ के मन ही मन सोचने लगती है। ये क्या, विदेशी बहू रानी बिना मुंह हाथ पैर धोए सीधा किचन में जा रही है। बिना नहा धो के क्या ये खाना पकाने लगेगी? ये तो बहुत अपशगुन की बात है। सोचकर परेशान हो गई। तभी जोर से कहने लगी ताकि विदेशी बहू को सुनाई दे। अरे विदेशी बहू, इधर आना। इस तरह से आवाज लगाती है। किचन में काम कर रही बहू रानी को आवाज मिलते ही वो सासू माँ के पास जमाई लेते लेते आती है। उसे देखकर, बिना मुंह धोए तुम किचन में चली गई? अरे माँ जी, जैसे मैं नींद से उठती हूँ मुझे बेड कॉफी चाहिए, नहीं तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। चिड़चिड़ी रहती हूँ और घर का कोई काम भी नहीं होता। फूटी किस्मत मेरी, इस घर की बहू बिना मुंह धोए हुए किचन में चली गई। ऐसा मत जाओ। ये विदेशी बहू तो जाएगी माँ जी। अब बताइए क्यों बुला रही थी? पहले जाके मुंह धो, फिर सर से नहा के शांत मन लेके किचन में आओ। ऐसी बात है तो मुझे बेड कॉफी नहीं चाहिए, मैं सोने जा रही हूँ। अगर तुम जाके सो जाओगी तो घर का काम काज कौन करेगा बहू? घर का काम नौकरानी करेगी और खाना रसोइया पकाएगा। हमारा इतना औकात नहीं है बहू रानी, घर का काम बहू ही करती है। ठीक है माँ जी, बताइए क्या करना है, मैं धीरे धीरे सब कर लूंगी। पीछे में जाके भैंस को पानी दे दो, वो ज्यादा पानी पीता है। ठीक है सासू माँ। ऐसा कहकर पानी से भरी बाल्टी लेकर वो पीछे बगान के तरफ चली जाती है। उधर भैंस जब खाते हुए मुंह में जुगाली कर रही थी तभी उसके मुंह से फेन निकलने लगता है। ये देखकर विदेशी बहू बाल्टी छोड़ के वहाँ से अंदर चली जाती है। क्या हुआ बहू, ऐसे भागते हुए अंदर आ गई? भैंसों ने पानी पी लिया? नहीं माँ जी, भैंस तो अभी ब्रश कर रही है, मुंह धोना हो जाएगा तो मैं जाके पानी दे आऊंगी। क्या भैंस ब्रश कर रही है? उसकी बातें सुनकर शारदा और विदेशी बहू दोनों साथ मिलके भैंस को देखने गई। वहाँ पे भैंस बैठे बैठे खाना खा रही थी और जुगाली कर रही थी। उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। ये देखकर शारदा मुस्कुराते हुए कहती है, इसे ब्रश कहना नहीं कहते विदेशी बहू, जुगाली करना कहते हैं। मुझे ये सब नहीं पता था ना माँ जी, मैं तो विदेश से आई हूँ।
हाँ, विदेशी बहू स्वदेशी हो गई है, यही बहुत है। ऐसा कही रही थी, तभी एक कौवा आके उनके घर के छत पे बैठता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इन कौवों को ना अब तो मानो की आदत पड़ गई है, बस आते हैं और जाते हैं। इन्हें भगाने के अलावा मेरा कोई काम नहीं क्या। शू, जा। माँ जी, अगर कौवा चिल्लाए तो रिश्तेदार आते हैं, ऐसा रमेश ने कहा था। तुम्हारी आंखें फूट जाएगी, पति का नाम ऐसे नहीं लेते। माफ कर दीजिएगा माँ जी, पर कौवा बुलाने से रिश्तेदार आते हैं ना? आते हैं बहू। फिर अगर वो आते हैं तो उन्हीं से हम काम करा सकते हैं ना? फिर तुम क्या करोगी बहू? बस घर के काम काज से भागते रहो। चलो चलो अंदर चलो, घर में बहुत काम है। ऐसा कहकर शारदा अनामिका को साथ लेके घर के अंदर चली जाती है। फिर शारदा पास में ही खड़ी होकर अनामिका से एक के बाद एक काम करवाती है। इसी तरह दिन निकलने लगे। अब धीरे धीरे अनामिका भी खाना पकाना सीख गई। एक दिन बगीचे में पौधों पर पानी डाल रही थी सासू माँ शारदा। उसके पास अनामिका आती है। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो बहू, तुम्हें कुछ कहना है, उसके लिए मैं मना क्यों करूँ? अगर मैं रेशन लेने जाऊँ, किराने की दुकान जाऊँ, सब्जी लेने जाऊँ कभी, या फिर मंदिर ही चली जाऊँ, सभी लोग पार्टी पार्टी कहकर मुझे चिढ़ाने लगते हैं। वो सब घर आके मेरे हाथ के पकवान खाना चाहते हैं माँ जी। फिर देर किस बात की बहू? तुम्हें जो पकवान पकाने आते हैं उनके लिए पकाओ। अगर वो खा के जिंदा रहे तो मैं भी खा लूंगी। ऐसा कहकर शारदा मुस्कुराते हुए चली जाती है। फिर एक दिन विदेशी बहू रानी जो पकवान पकाना आता था उसे, वो सारे पकवानों को पकाकर उसे लाकर डाइनिंग टेबल पे रखती है। वो खाने में 5 महिलाओं को बुलाती है। सभी लोग आके डाइनिंग टेबल पे बैठती है। शारदा आके उन सभी के बगल में बैठती है। अनामिका जो खाना पकाई थी वो सभी के प्लेट में परोस देती है। बिना झिझक के आप लोग सारे पकवान खाइए, मेरी विदेशी बहू बनाई है। पहले कह देती हूँ, पेट भर के खाइएगा। शारदा की बातें सुन के 5 महिलाएं भोजन का आनंद लेने का सोची। दमयंती चावल की तरफ देखी। चावल बिल्कुल मुड़मुड़े की तरह कड़क थे। ये क्या है? चावल बिल्कुल मुड़मुड़े की तरह दिख रहा है। अरे वो चाची, खाते वक्त चावल गर्म क्यों हो भला? इसीलिए 3-4 घंटे पहले ही मैंने चावल को पंखे के नीचे रख दिया था, ठंडा होने के लिए, शायद इसलिए। उसकी बातें सुन के शारदा हंस पड़ी। शारदा को हंसते देख बाकियों को बड़ा गुस्सा आया, तो शारदा जल्दी से अपनी हंसी बंद कर दी। ये कौन सी सब्जी है जो राख बन गई है? ये भिंडी की सब्जी है। चूल्हा बंद करने में 1 घंटा देर हो गई थी। दाल में तो दाल ही नहीं है, सिर्फ रंगीन पानी दिख रहा है। असल में वो दाल को मैंने 2-3 घंटे तक पकाया ना, इसलिए लगता है पिघल गया है। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा अपने सारे दांत निकाल के जोर जोर से हंसने लगती है। अब खाने के लिए दूसरी सब्जी नहीं है क्या? क्यों नहीं छोटी बहन, ये है ना। ऐसा कहकर पकाए हुए काले अंगूर अनामिका देती है। ये सब देखकर बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ पे जो लोग खाने आए थे सभी लोग उठ के जाने लगती है। अनामिका उन सभी को दरवाजे के पास रोक लेती है और फिर उनसे कहती है, ये ठीक नहीं है चाची, मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके खाना पकाया और आप लोग बिना खाए हुए जा रही हैं। तो क्या खा के हम यहीं पे जान दे दे? अरे चाची, मैं ऐसा भला क्यों चाहूंगी? आप लोगों ने कहा था ना कि मैं जो पकाऊंगी आप लोग वो खाएंगी, अब आपको खा के ही जाना पड़ेगा। वो इस तरह से विनती करने लगी, साथ में रोने भी लगी। इससे उनका दिल भी पिघल जाता है। अब चूंकि कुछ करने को नहीं था, इसीलिए सभी लोग आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। मन ना चाहते हुए भी बड़े ही कष्टों के साथ विदेशी बहू के पकाए हुए पकवान वो खाने लगती हैं। एक मुंह में लेते ही उगल देती है और गिर जाती है, दूसरी वहीं पे बेहोश हो जाती है। एक तो नीचे ऐसे गिरती है कि मानो उसके हाथ पैर में लकवा मार दिया हो। ठीक उसी वक्त प्रसाद और रमेश घर लौट आते हैं। शारदा के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद वो तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाते हैं और तुरंत एम्बुलेंस से सभी को अस्पताल ले जाते हैं। तो ऐसी थी हमारी विदेशी बहुरानी। अगली स्टोरी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।